गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के लिए। चैप्टर है फ्रिक्शन। चलिए पहले हम समझेंगे आखिर ये फ्रिक्शन होता क्या है। देखो, आप सब लोगों ने सुना होगा या देखा होगा या फील किया होगा कि सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करा के उसे मूव कराना स्टार्ट कर दें, कुछ टाइम तक तो वो मूव करेगा, लेकिन मूव करते करते कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन में हो जाएगा। हमने तो उसको मूव करा दिया तो उसको तो न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग कंडीशन देन इट विल बी कंटिन्यू टू बी मूव एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन देन इट विल बी कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट। कहने का मीनिंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में है तो वो मूविंग कंडीशन में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वह रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो न्यूटन ने तो ये बोल दिया। लेकिन हम अगर अभी बात करें कि सपोज़ आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते आपने साइकिल पर पैडल मारना बंद कर दिया। जब आप पैडल लगाना बंद कर दोगे तो कुछ टाइम के बाद साइकिल अपने आप स्टॉप हो जाएगी। इसका मीनिंग यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा एक्सटर्नल फोर्स तो है जो उस साइकिल की मोशन का अपोज कर रहा है, तभी तो साइकिल क्या हो गई, स्टॉप हो गई। वरना न्यूटन के अकॉर्डिंग तो क्या करते रहना चाहिए, उसको मूव करते रहना चाहिए। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जहाँ पर टू सरफेसेस मोशन कर रही हैं या टू सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं, दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर हमेशा एक ऐसा अपोजिंग फोर्स अप्लाई होता है जो दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेसेस के बीच में होने वाली रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है जो किन्हीं भी टू सरफेसेस के बीच में होने वाली रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो अगर मुझे यहाँ फ्रिक्शन की डेफिनेशन निकालनी हो तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या आएगी कि फ्रिक्शन इज एन दैट एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन इज दैट एक्सटर्नल फोर्स which oppose the relative motion between two surfaces in contact। क्या है? फ्रिक्शन वह अपोजिंग फोर्स है जो किन्हीं भी टू सरफेसेस इन कांटेक्ट में आई ऑब्जेक्ट या सरफेसेस के बीच में होने वाली रिलेटिव मोशन का अपोज करे, तो हम उसी ही एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं, अगर इस फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखनी हो तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी कि फ्रिक्शन इज दैट एक्सटर्नल फोर्स विच oppose the relative motion between two surfaces in contact। क्या बोला गया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है कि फ्रिक्शन इज दैट एक्सटर्नल फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। कहने का मीनिंग, टू सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रही है उन दोनों का जो अपोज होता है उसी को ही क्या बोला गया है, फ्रिक्शन फोर्स। अब अगर हम बात करें कि आखिर ये फ्रिक्शन फोर्स आया कहाँ से, क्योंकि फिजिक्स ये बोलती है कि कोई भी फिनोमेना अगर कहीं पर हो रहा है, कोई भी फिनोमेना कहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा, बिना रीज़न कोई फिनोमेना प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो अब आता है कि ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। कहने का मीनिंग, आखिर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, कहाँ से ये फ्रिक्शन फोर्स आया है। देखो, इसके बेसिस पर टू व्यू है। पहला है ओल्ड व्यू और सेकंड है न्यू व्यू। समझो ओल्ड व्यू में क्या बोला गया है, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन में ओल्ड व्यू में क्या बोला गया है, समझो। देखो, ओल्ड व्यू में ये बोला गया है कि नॉर्मली हम जब नॉर्मल आइज से किसी भी सरफेस को देखते हैं, अगर नॉर्मल आइज से
किसी भी सरफेस को हम देखते हैं तो उस सरफेस को हमें देखने पर ये लगता है, सपोज कोई स्मूथ सरफेस है तो उस स्मूथ सरफेस को देख के हमें ये लगेगा कि ये जो सरफेस है ये कैसे है, स्मूथ है, परफेक्टली स्मूथ है। लेकिन अगर उसको हाई पावर की एक माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं होती। उस सरफेस में थोड़ा सा लाइटली रफनेस होती है। अब क्या बोला गया कि सपोज टू सरफेसेस हैं, उन दोनों सरफेसेस को हमने कैसे लेके आ गए, एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया। तो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो दोनों सरफेसेस की रफनेस की वजह से उनके बीच में एक इंटरलॉकिंग क्रिएट होती है। देखो इसकी रफनेस और इसकी रफनेस दोनों को हमने कांटेक्ट में रख दिया। जैसे ही दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो इनकी रफनेस की वजह से दोनों सरफेसेस के बीच में एक इंटरलॉकिंग क्रिएट होती है इस तरीके से, जिस वजह से ऑब्जेक्ट को जितनी वेलोसिटी से मूव करना चाहिए उतनी वेलोसिटी से मूव नहीं करता है और उसकी वेलोसिटी का अपोज होने लगता है। तो इसी के बेसिस पर क्या है, उसी को जो अपोज है उसी को क्या बोल दिया गया, फ्रिक्शन। तो ये कौन सा व्यू है, ये है ओल्ड व्यू। ओल्ड व्यू में क्या बोला गया कि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है, हर एक सरफेस पार्शियली रफ होती है। जब टू सरफेसेस इन कांटेक्ट या जब टू सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में लाई जाती हैं तो उन दोनों सरफेसेस के बीच में एक इंटरलॉकिंग क्रिएट होती है। इस इंटरलॉकिंग की वजह से ही ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन का अपोज होता है और उसी अपोज को ही बोला गया फ्रिक्शन फोर्स। अब इसके बाद सेकंड आता है न्यू व्यू। समझो न्यू व्यू में क्या बोला गया, न्यू व्यू से पहले आपको समझना होगा कि या मॉडर्न व्यू। देखो बेसिकली जो फोर्स होते हैं टू पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो अट्रैक्शन फोर्स टू टाइप का होता है। ठीक, पहला होता है कोहेसिव फोर्स, सेकंड होता है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। समझो दोनों को, ये दोनों क्या हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में अप्लाई होने वाले इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अप्लाई होने वाले इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स टू टाइप के होते हैं। पहला होता है कोहेसिव फोर्स, सेकंड होता है एडहेसिव फोर्स। पहले समझो कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स होते क्या हैं। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई होने वाले अट्रैक्शन फोर्स को ही क्या बोला जाता है, कोहेसिव फोर्स। क्या बोला गया है, सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई होने वाले इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को ही बोला गया है कोहेसिव फोर्स। कौन सा, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, जैसे सपोज वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो क्या बोला गया है कि सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसी अट्रैक्शन फोर्स को ही बोला गया है कोहेसिव फोर्स। सेकंड आता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स हम कितने बोलेंगे कि डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई होने वाले अट्रैक्शन फोर्स को ही एडहेसिव फोर्स बोला गया है। क्या कि सेम टाइप के डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई होने वाले इंटर एटॉमिक या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को ही एडहेसिव फोर्स कहते हैं। कैसे, डिफरेंट टाइप के, सपोज हमारी बॉडी और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई होने वाला अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि हमारी बॉडी के पार्टिकल अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के हैं और वाटर के पार्टिकल भी डिफरेंट टाइप के हैं। तो क्या बोला गया है, इन दोनों डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा उसी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को ही बोला गया है एडहेसिव फोर्स। तो सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में होगा जो फोर्स
वो कोसिव फोर्स उसको बोला जाएगा। एंड डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे एडस्टिव फोर्स। चलिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि सपोज़ आपने कभी सोचा नहीं होगा कि जब हम वाटर से नहाते हैं तो हमारी बॉडी गीली हो जाती है, देखा होगा, ठीक। लेकिन वहीं अगर मर्क्यूरी से नहाया जाए तो हमारी बॉडी गीली नहीं होगी। है तो दोनों लिक्विड, मर्क्यूरी भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, लेकिन वाटर से नहाने पर हमारी बॉडी वेट हो जाती है, गीली हो जाती है, लेकिन मर्क्यूरी से नहाने पर हमारी बॉडी गीली नहीं होती है। इसका रीज़न क्या है? इसका बेसिक रीज़न जो है वो कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स ही होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि वाटर के पार्टिकल्स का आपस में अप्लाई होने वाला एडहेसिव फोर्स की वैल्यू वाटर और हमारी बॉडी के वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई होने वाला कोहेसिव फोर्स की वैल्यू हमारी बॉडी के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई होने वाले ठीक एडहेसिव फोर्स से के कंपेयर में लेस होती है। ठीक, कहने का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होगी किसके कंपेयर में? किसके कंपेयर में? वाटर के पार्टिकल्स या वाटर के पार्टिकल्स जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स का आपस में अप्लाई होने वाले अट्रैक्शन फोर्स के कंपेयर में। तो जब हमारी बॉडी और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हाई है तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारी बॉडी उनको अट्रैक्ट कर लेती है, जिस वजह से हम क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। लेकिन मर्क्यूरी के केस में इसका अपोजिट होता है। मर्क्यूरी के केस में क्या होता है कि मर्क्यूरी के केस में जो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू है मर्क्यूरी के पार्टिकल्स के बीच में, उसकी वैल्यू बहुत ग्रेटर देन होती है किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू द एडहेसिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आवर बॉडी एंड मर्क्यूरी पार्टिकल्स। किसके? मर्क्यूरी के पार्टिकल्स और हमारी बॉडी के पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई होने वाले एडहेसिव फोर्स के कंपेयर में मर्क्यूरी के पार्टिकल्स के बीच में अप्लाई होने वाले कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन होती है, जिस वजह से हमारी बॉडी से जब या फिर हम ये बोल सकते हैं जिस वजह से जब हम मर्क्यूरी से नहाते हैं तो हमारी बॉडी गीली नहीं होती है। ठीक, तो ये दोनों व्यू हो गए। अब हम आ जाते हैं अपनी न्यू व्यू पे या मॉडर्न व्यू पे। तो मॉडर्न व्यू में क्या बोला गया है? ओल्ड व्यू तो समझ में आ गया होगा कि इंटरलॉकिंग हो जाती है। मॉडर्न व्यू में क्या बोला गया है कि जब टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट या जब टू सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, जब भी दो सरफेसेस को हम आपस में कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो उस कंडीशन में उन दोनों सरफेसेस के बीच में या तो एडहेसिव अट्रैक्टिव फोर्स या फिर कोहेसिव अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होता है। क्या बोला गया है? जब दो टू सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में लाते हैं तो उस कंडीशन में उन दोनों सरफेसेस के पार्टिकल्स के बीच में या तो कोहेसिव फोर्स अप्लाई होता है या एडहेसिव फोर्स अप्लाई होता है, जिस वजह से वहाँ पर रिलेटिव मोशन का अपोज होता है और उसी को हमने क्या नाम दे दिया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और थर्ड होता है फर्स्ट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बेसिकली जो टाइप होते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए हम अब स्टडी करते हैं इसमें। चलिए पहले फ्रिक्शन की बात करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन समझते हैं इसको कि आखिर ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है। देखिए, स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी या रेस्ट कंडीशन। ठीक है, चलिए सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है उसी को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एट रेस्ट कंडीशन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोला गया है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस in contact when surfaces are in rest condition। क्या बोला गया है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन द टू सरफेसेस या सरफेसेस आर इन रेस्ट कंडीशन, देन at that condition या that force of friction is called static friction, is called static friction। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे ही बोला जाएगा static friction। चलिए अब हम बात करते हैं। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि सपोज ये ऑब्जेक्ट, ये डायस है, ये डायस अभी यहाँ पर रखा हुआ है, मैं इस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक, कुछ नहीं अभी, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है, तब भी यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि सरफेसेस कैसे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। लेकिन कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर मैंने क्या किया, इसी डायस पर फोर्स अप्लाई कराना स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो उस कंडीशन में फोर्स अप्लाई कराने पर सपोज कर लिया कि ये मूव नहीं किया, और सपोज फोर्स मैंने 10 न्यूटन अप्लाई किया, तो हम तो ये सपोज करके चलेंगे कि शायद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन हो या उससे ग्रेटर देन है, तभी तो ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तब तक हम ये सपोज करके ही चलेंगे कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ही फ्रिक्शन फोर्स के या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है। क्या बोला गया है कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कराएंगे, वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। क्या बोला गया है, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कराएंगे, वैसे वैसे फिर उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, लेकिन तब तक, कब तक, जब तक कि ऑब्जेक्ट मूव करने की कंडीशन में ना आ जाए। ध्यान से समझिएगा, ठीक, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी, और कब तक होगी, तब तक होगी जब तक कि वो ऑब्जेक्ट मूव करने की कंडीशन में ना आ जाए, मूव ना करे, किस में आ जाए, मूव करने की कंडीशन में आ जाए। तब हम बोलेंगे कि, तब भी हम वही बोलेंगे कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल है, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है, या फिर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। देखिए लिमिटिंग और स्टैटिक दोनों लगभग सेम ही है, बस लिमिटिंग में डिफरेंस क्या है कि हमें पता है कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कराते हैं, वैसे वैसे एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स की या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस कंडीशन पर वो ऑब्जेक्ट मूव करने की टेंडेंसी में आ जाए। ऑब्जेक्ट मूव ना करे, लेकिन क्या हो, ऑब्जेक्ट मूव करने की टेंडेंसी में आ जाए, तो उस कंडीशन को बोला जाता है लिमिटिंग कंडीशन। क्या, कौन सी कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन। और कब बोलेंगे लिमिटिंग कंडीशन, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर इतना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए कि वो ऑब्जेक्ट लिमिटिंग कंडीशन में आ जाए, मतलब कि मूव करने की टेंडेंसी में आ जाए, ठीक, तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे लिमिटिंग कंडीशन। और जब ये लिमिटिंग कंडीशन तक हमने फोर्स अप्लाई किया, तब तक तो ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया, लेकिन मूव करने की टेंडेंसी में आ गई, और जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग कंडीशन से ग्रेटर देन अप्लाई कराएंगे, तो वैसे ही फिर ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो हम ये बोल सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन में हम बोल सकते हैं कि द
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन in limiting condition is called limiting friction force, is called limiting friction force। क्या बोला गया है कि जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग कंडीशन पर, उसी को ही हमने क्या बोला है, उसी को हमने बोला है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इतना समझ में आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वही स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो क्या है, वही स्टैटिक फ्रिक्शन ही क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। बस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू कब, लिमिटिंग कंडीशन पर ऑब्जेक्ट मूव करने की टेंडेंसी में आ जाए, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। इतना समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, देखिए चलिए समझते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। देखिए काइनेटिक का मीनिंग क्या होता है, मोशन। ऑब्जेक्ट कैसे है, मोशन। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन हमने क्या बोला था, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में हो तब उस ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा उसी फ्रिक्शन फोर्स को हमने क्या बोला था, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बात कर रहे हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हम किसे बोलेंगे कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन सरफेसेस आर मूविंग वन ओवर अनदर। क्या बोला गया है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन द सरफेसेस आर मूविंग वन ओवर अनदर। कहने का मीनिंग कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक, हम किसे बोलेंगे कि जब टू सरफेसेस इन कांटेक्ट आपस में मोशन करे, ठीक, कैसे क्या करे, मोशन करे या मूव करे, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो हम ये बोल सकते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between two surfaces in contact when surfaces are moving one over another। क्या बोला गया है, जब सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर मूवन करती हैं या मूव करती हैं तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम इंडिकेट कराते हैं एफ के से। फ्रिक्शन फोर्स को हमेशा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कराते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम एफ एस से रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट कराते हैं एफ के से। दोनों याद रखना, स्टैटिक एफ एस, काइनेटिक स्टैटिक या लिमिटिंग दोनों को किससे, एफ एस से, एंड काइनेटिक को एफ के से रिप्रेजेंट कराते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ फ्रिक्शन या लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके पहले हम एक काम करते हैं, एक चीज़ और समझ लेते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना हो तो उसका ग्राफ किस तरीके से आएगा हम वो देख लेते हैं। हमने सपोज कर लिया कि सपोज ये हमारी फ्रिक्शन एक्सेस है,
ये हमारी अप्लाइड फोर्स एक्सिस है। ये क्या हो गई? फ्रिक्शन एक्सिस, ये होगी अप्लाइड फोर्स। चलिए देखिए समझते हैं। मैंने क्या बोला अभी आपको स्टैटिक फ्रिक्शन में बताया था कि अगर हम सपोज कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, अगर हम उस रेस्ट कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स अप्लाई कराएं तो क्या होगा? जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कराएंगे वैसे वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ये हम पढ़ चुके हैं अभी कि जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कराएंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। और ये वैल्यू कब तक इंक्रीज होगी? जब तक कि ऑब्जेक्ट मूव करने की टेंडेंसी में ना आ जाए। और जब ऑब्जेक्ट मूव करने की टेंडेंसी में आ जाता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। और उसके बाद अगर हम फिर भी आगे फोर्स अप्लाई कराएं, लिमिटिंग कंडीशन के बियॉन्ड भी अगर हम फोर्स अप्लाई कराएं या फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कराएं तो उस कंडीशन में फिर वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि अब ऑब्जेक्ट्स के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? अब ऑब्जेक्ट्स के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ग्राफ इसका इस तरीके से आएगा। पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। समझो ये एक आएगा इसका इस तरीके से ग्राफ, समझो इसको। लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलिए देखिए समझते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओ से लेके ए तक, जरा ध्यान से देखो, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करा रहे हैं वैसे वैसे स्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी या फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करा रहे हैं वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। फिर उसके बाद जब हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कराते जाएंगे तो एक कंडीशन वो आएगी जब ये ऑब्जेक्ट मूव करने की टेंडेंसी में आ गए, या फिर क्या आएगा? मूव करने की टेंडेंसी में आ जाएगा। तो हमने उस कंडीशन को क्या बोल दिया? लिमिटिंग कंडीशन। और उस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोला जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग कंडीशन पे आ गए। लिमिटिंग कंडीशन के आगे भी अगर हम फोर्स के अप्लाई कराएं तो फिर ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा और फिर क्या अप्लाई होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे हो जाएगी? कांस्टेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक कौन सा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है? ये अप्लाई हो रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ओ से लेके ए तक स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अभी भी ए पर क्या है? लिमिटिंग कंडीशन है या लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो तब तक तो क्या होगा? जैसे जैसे हम फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कराएंगे वैसे वैसे एक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और वहाँ तक हमने उसको क्या नाम दिया? स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग कंडीशन पर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा उसको नाम दिया हम लोगों ने लिमिटिंग फ्रिक्शन। देन उसके बाद भी अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज कराएं तो फिर वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। तब उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा उसे हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन। चलिए देखिए समझते हैं। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में पहला इसका है, पहला लॉ होता है कि द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन
ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। क्या बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। कहने का मीनिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा दोनों सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है। किस प्रकार डिपेंड करेगा कि जो सरफेसेस आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में वो किस तरीके से हैं या किस तरीके की हैं, तो उनके नेचर पर क्या होगा ये डिपेंड करेगा। ठीक, कहने का मीनिंग अगर इनकेस क्या हो कि दो सरफेसेस कांटेक्ट इस तरीके से हैं जो कि स्मूथ है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो लेस होगा। ठीक, लेकिन जैसे ही हम बात करें कि सपोज टू ऐसी सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं जो कि क्या है रफ हैं, तो फिर उस कंडीशन में उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो हाई होगा। स्मूथ सरफेसेस हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे अप्लाई होगा, लेस। अगर रफ सरफेसेस हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे अप्लाई होगा, हाई। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा दोनों सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट के नेचर पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट होता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टेंजेंटियली टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी स्टार्ट मूविंग और फोर्स इज अप्लाइंग। क्या बोला गया है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टेंजेंटियल to the surfaces in contact and act opposite to the direction in which the body would start moving on applying the force। कहने का मीनिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कहाँ पर अप्लाई होगा, जहाँ पर टू सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं उनके टेंजेंट के अलोंग। कहने का मीनिंग कि सपोज ये एक फर्स्ट सरफेस है, इसके ऊपर हमने सेकंड सरफेस ये कांटेक्ट में है और इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो क्या बोला गया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा कहाँ अप्लाई होगा, टेंजेंटियली, जहाँ पर दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है यहाँ पर। और डायरेक्शन क्या होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके अपोजिट, या फिर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा कैसे अप्लाई होता है, टेंजेंटियली, और डायरेक्शन कैसे होती है, हमेशा मोशन या फिर अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब इसके बाद थर्ड है द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग स्टैटिक, थर्ड लॉ है the value of limiting static friction between two surfaces in contact is directly proportional to the normal reaction between the surfaces। क्या बोला गया है, the value of limiting static friction between two given surfaces is directly proportional to the normal reaction between two surfaces। कहने का मीनिंग कि सपोज टू सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं, ये फर्स्ट सरफेस और इसके ऊपर हमने सेकंड ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस को प्लेस्ड कर दिया। तो क्या बोला गया है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा इन दोनों सरफेसेस के बीच में अप्लाई होने वाले नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सपोज करो कि सपोज अभी ये रेस्ट कंडीशन में है, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे, इस ऑब्जेक्ट का अगर मास में m सपोज कर लूँ तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो नॉर्मल रिएक्शन इस वेट का वर्टिकली अपवर्ड। कैसे होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे रहेगा, जो ऑब्जेक्ट है या जहाँ पर सरफेसेस इन कांटेक्ट है, सरफेसेस इन कांटेक्ट के हमेशा परपेंडिकुलर। देखो अभी तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन इज mg के अपोजिट, लेकिन अगर इन केस एक ये सरफेस है इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पर अगर इन केस कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो फिर नॉर्मल रिएक्शन जो अभी
इस केस में था जिस डायरेक्शन में, अब ऐसे नहीं होगा, इसका वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में। ध्यान क्या रखना है, याद रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जो टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट है हमेशा उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, अब देखो तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें, ठीक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs क्या बोला गया है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर। हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो और उसकी प्लेस पर इक्वल टू का साइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, तो आ जाएगा Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, यह आ जाएगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। ठीक, और यहाँ पर म्यू एस को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यार म्यू एस क्या है, म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की, कि ऑब्जेक्ट सपोज मूव कर रहा है, तब भी क्या होगा कि द काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के कैसे होता है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से Fs भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू आर, नॉर्मल रिएक्शन। सिमिलरली Fk भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू आर, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन अप्लाई कराएंगे तो यह आ जाएगा Fk इक्वल टू म्यू के इंटू आर। ठीक, तो अब यहाँ पर म्यू के को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड म्यू के क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कितना समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है फोर्थ, इसका लॉ है कि द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर द वैल्यू ऑफ स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कॉन्टैक्ट। क्या बोला गया है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ या इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इन सरफेसेस। कहने का मीनिंग कि यहाँ पर ये बोला गया है कि सपोज टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट हैं, दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट हैं, तो कि यहाँ पर ये बोला गया है कि जो उन दोनों सरफेसेस के बीच में अप्लाई होने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा उन दोनों सरफेसेस के कॉन्टैक्ट में आए एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। वो एरिया चाहे एक स्मॉल बाइट भी टच हो तो जितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, ठीक, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स तब भी अप्लाई होगा जब उस बॉडी का पूरा सरफेस कांटेक्ट में हो। तो इसलिए बोला गया है कि क्या है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पर डिपेंड नहीं करता, जो आपस में जितने एरिया कांटेक्ट में हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, इसके बाद इसमें एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये 2-3 टॉपिक बचे हैं। उसके बाद जैसे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और घर पे पढ़ते रहिए। थैंक यू।